हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कल थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ जिसकी वजह से हम लोग कोई मुलाकात नहीं हुई यूट्यूब पर। तो आज एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, इंग्लिश प्रोज में हम लोगों ने पहला चैप्टर ख़त्म हुआ था। उसमें कुछ डाउट आए, कुछ क्वेश्चन एक किसी बच्चे ने शायद पूछा था कि सर ये बता दीजिए, व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? दशा। दशा का मतलब समझते हैं? स्थिति। पहले समझ लेते हैं। एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा, एक लोग ने क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा था कि सर बता दीजिए व्हाट वाज द। ये पहले चैप्टर का मैंने वीडियो बना रखा हुआ है और वो ख़त्म हो चुका पूरी तरीके से पहला चैप्टर। उसमें एक डाउट आया था, किसी बच्चे ने पूछा था, मुझे नाम नहीं याद है। उसने पूछा था कि व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज। शरणार्थियों की फ्लाइट कैसी थी? फ्लाइट का मतलब होता है दशा। तो आप सब जानते हैं, मैंने पढ़ा रखा हुआ है। और नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो देख लें जाके, ठीक है? मैंने बता दिया है। तो वीडियो देखें या फिर घर पर रिवीजन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? वीडियो देखेंगे तो टाइम टेकन होगा। अगर आप एक दो बार वीडियो देखते हैं उसके बाद अगर आप फिर देखते हैं तो टाइम टेकन होगा। इससे अच्छा कि आप घर पर ही बैठकर वही रिवीजन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने पूछा था व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज। फ्लाइट का मतलब होता है दशा, रेफ्यूजीज का मतलब मैंने बता ही रखा हुआ है। रेफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी। जो शरणार्थी थे उनकी दशा कैसी थी तो आपको पता ही था। शरणार्थी थे तो उनके जो है दशा, आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी, है ना? कैसी थी उनकी दशा, देखते हैं। द रेफ्यूजीज हैड बीन रेंडर्ड होमलेस विथ नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड। नेचुरली देयर फ्लाइट वाज वेरी सैड इन इंडिया। यहाँ पे वेरी सैड ये खत्म होता है, अगली लाइन शुरू होती। इन इंडिया दे हैड गेदर्ड इन सिटीज एंड सेट अप देयर स्मॉल स्टॉल्स। दे मेड सिंपल आर्टिकल एंड सोल्ड देम। क्या लिखा हुआ है? द रेफ्यूजीज हैड बीन रेंडर्ड होमलेस विथ नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड। नेचुरली their flight was very sad. In India, they had gathered in cities and set up their small stalls. They made simple articles and sold them. इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? जो रेफ्यूजीज थी, वो जो रेफ्यूजीज थे, रेंडर्ड का मतलब जानते हैं? रेंडर्ड मतलब हो जाना। रेंडर्ड मतलब होता है होना या हो जाना, जो भी आप कहें। यहाँ पे रेंडर का मतलब होता है, रेंडर का मतलब होता है हो जाना। ये इसकी थर्ड फॉर्म है, रेंडर्ड, ठीक है? हैड बीन लिखा हुआ, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रेंडर्ड का मतलब होता है हो जाना, ठीक है? होमलेस वो लोग क्या होते हैं? घर, उनके घर ही नहीं था। विथ नो मीन्स उनके पास जीने का कोई मीनिंग ही नहीं था, ठीक है? नेचुरली उनकी जो दशा थी बहुत दुखद थी। इन इंडिया, वो जब यहाँ पे थे इंडिया में, उन्होंने क्या किया? अपने कुछ क्या बनाए? स्टॉल्स बनाए, कुछ सेटअप किया। जैसे बास्केट्स के बेच रही थी वो लड़की, बास्केट बेच रही थी। जो वो किसकी लड़की थी? रेफ्यूजीज की लड़की थी। फैंस जो बेच रहे थे बच्चे, वो किसके लड़के थे? रेफ्यूजीज के बच्चे थे। तो रेफ्यूजीज लोगों ने क्या किया था, शरणार्थी लोगों ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ धंधा खोल लिया। धंधा के रूप में जैसे फैंस है या कुछ भी स्मॉल स्टॉल्स, मतलब छोटी छोटी दुकानें उन्होंने खोली और उससे वो क्या करते थे? पैसा कमाते थे। वही लिखा हुआ है, इन इंडिया दे हैड गैदर, वो इकट्ठा, गैदर मतलब होता है इकट्ठा हुए। इन सिटीज में यानी शहरों में। एंड सेटअप, अपने सेटअप किया, यानी कि सेटअप का मतलब आप समझ सकते हैं, जानते ही होंगे। सेटअप देयर स्मॉल स्टॉल्स, दे मेड, वो बनाते थे, मेड मतलब बनाना, ठीक है? सिंपल आर्टिकल्स एंड सोल्ड देम, और बनाकर उन्हें क्या करते थे? बेचते थे। तो दिस इज द फ्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज। यही उनकी दशा हुआ करती थी रेफ्यूजीज की, ठीक है? चलिए, ये खत्म होता है। अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगला चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म हुआ, अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक मिनट वेट करिएगा। चलिए, एक बार हम जुड़ गए फिर से। चलिए, हम लोग दूसरा चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। हमारे प्रोज में क्लास 12th में अ फेलो ट्रेवलर, जिसको किसने लिखा हुआ है? एजी गार्डिनर। किसने लिखा हुआ है? एजी गार्डिनर साहब हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है। एजी गार्डिनर ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि अ फेलो ट्रेवलर
उन्होंने लिखा हुआ है। फिलो मतलब समझते हैं, फिलो का मतलब ये होता है सह, मतलब ये होता है सहयोगी, आप कह सकते हैं सहयात्री। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, और जो ट्रेवल करता होगा उसे हम बोलेंगे क्या, यात्री। और फिलो, फिलो मतलब होता है सहयोगी, है ना, एक सहयात्री। यहाँ पे इनको कौन मिला, सहयोत्री, सॉरी सहयात्री, ठीक है। चलिए, एजी गार्डनर ने लिखा हुआ है, इसके जो राइटर जो है फिलो ट्रेवलर के कौन है, एजी गार्डनर साहब, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, डिस्कशन देख लेते हैं, समरी ऑफ द लेसन देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं। इन हम लोग थोड़ा सा सारांश देख लेंगे, समरी ऑफ द लेसन देख लेंगे किसकी, अब फिलो ट्रेवलर की, कि क्या कहानी है इसमें। जब समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन एंड आंसर भी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, एजी गार्डनर क्या करते थे, एजी गार्डनर हैं, यात्रा कर रहे थे, चूँकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रेवलर, ट्रेवलर मतलब यात्री, तो जरूर कहीं ना कहीं यात्रा कर रहे थे। वो क्या, कहाँ यात्रा कर रहे थे, वो लंदन में यात्रा कर रहे थे, किससे, ट्रेन से, ठीक है। किससे यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ठीक है। जब वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो जिस ट्रेन पर वो बैठे थे, जिस ट्रेन पर वो बैठे थे बहुत धीरे चलती थी, क्योंकि वो कौन सी गाड़ी थी, पैसेंजर गाड़ी थी। पैसेंजर गाड़ी हमेशा आप जानते हैं हर एक स्टेशन पर रुकती है, और हर एक स्टेशन पर रुकती है, और हर एक स्टेशन पर यात्रियों को उतारती है और चढ़ाती है, यही तो होता है भाई। जो पैसेंजर ट्रेन होती है, कभी मेमू पे बैठे हो, मेमू पे कभी बैठे होगे, जो ट्रेन आप लोगों की पैसेंजर गाड़ी है वो मेमू है। मेमू आप देखते होंगे हर एक स्टेशन पे रुकती है, 3-3, 4-4 घंटे लेट चलती है, और धीरे धीरे चलती है ना। तो वही चीज़ ऐसे ही एजी गार्डनर क्या, कहाँ पर बैठे थे, एक ट्रेन में बैठे थे। वो ट्रेन कैसी थी, वो ट्रेन एकदम पैसेंजर ट्रेन थी। पैसेंजर जैसे हर एक स्टेशन पर रुकती तो वो भी रुकती थी। चलिए, वो बैठे और वो जा रहे थे लंदन साइड। तो लंदन क्यों, जब जा रहे थे लंदन से मिडलैंड, तो क्या हुआ, हर एक स्टेशन पे रुकती, हर एक स्टेशन पर उतरते लोग, चढ़ते। एक ऐसा समय आया जब सभी यात्री उसमें से क्या हो गए, उतर गए। मात्र एक बंदा बचा। कौन सा बंदा था बचा, एजी गार्डनर बंदा बचा। कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ एजी गार्डनर बचे। उस समय क्या हुआ, सभी लोग धीरे धीरे उतरते चले गए। सिर्फ और सिर्फ उस रेल के डिब्बे में जिसमें ये बैठे थे, उसमें सिर्फ अकेले बचे। कौन, एजी गार्डनर। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे लंदन से मिडलैंड। वो जिस गाड़ी से यात्रा कर रहे थे वो पैसेंजर ट्रेन थी, वो हर एक जगह रुकती थी। जब वो रुकती थी तो वहाँ से स्टेशन से कुछ ऊपर आएंगे तो कुछ नीचे जाएंगे यात्री, ठीक है। तो क्या हुआ, सभी यात्री एक ऐसी जगह आई जहाँ पर उतर गए। मात्र कौन बचा, एजी गार्डनर। एजी गार्डनर को छोड़कर, एजी गार्डनर जब अपने डिब्बे में अकेले थे तो उनको बहुत सारी दिमाग में क्या आई, खलबली मची। कैसी खलबली मची, जरा सुनिएगा ध्यान से। वो जब अकेले बैठे थे डिब्बे में तो उन्हें लगा कि वो क्या है, एकदम स्वतंत्र हैं। क्या है, स्वतंत्र हैं, यानी उनको स्वतंत्रता का आभास हुआ कि मैं एक स्वतंत्र रेल डिब्बे में एकदम स्वतंत्र बैठा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर उल्टा खड़ा हो सकता हूँ। देखिएगा उनकी सोच क्या बोला है उन्होंने, क्या क्या लिखा है। वो चाहें तो उल्टा खड़े हो सकते हैं, चाहें तो वहाँ पर कंचे खेल सकते हैं, चाहें तो वो किसी भी गद्दी पर नाच कर बैठ सकते हैं, या फिर सो सकते हैं, किसी भी खिड़की को खोल सकते हैं, किसी भी खिड़की को बंद कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, किसी भी नागरिक को गाली दे सकते हैं, किसी भी मतलब राज्य के जो नियम हैं उनका उल्लंघन कर सकते हैं। मतलब एवरीथिंग व्हाट ही वांटेड टू डू ही कैन डू इट। मतलब वो जो कुछ भी वो चाहते हैं वो कर सकते हैं उस डिब्बे में, उस कैरेज में। बात सुनिए, कैरेज मतलब होता है डिब्बा। तो ये सब उनके दिमाग में बात आई नहीं, बहरहाल ये सब चीज़ वो कर सकते थे। इसी प्रकार वो क्या कर रहे थे, ये सब उनके दिमाग में आया नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये सब करने की सोचा भी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये सब बातें उन्होंने लिखी। अच्छा, आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। ये क्या चल रहा है, समरी ऑफ द लेसन चल रहा है। क्या चल रहा है, समरी ऑफ द लेसन चल रहा है, ठीक है। सारांश चल रहा है, थोड़ा सा सारांश है, हो सकता है समझ में ना आए। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। रीडिंग करिएगा जरूर। घर पर जो है आपका जो चैप्टर 2 चल रहा है, आप फिलो ट्रेवलर, उसको रीडिंग करिएगा एक बार, इंग्लिश रीडिंग करिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो गद्दी पे उछल सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं,
एक दूसरे काल्पनिक व्यक्ति से मार कर सकते हैं बिना इस भय से कि वो उनको मारेगा, क्योंकि काल्पनिक व्यक्ति है, वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो मार कर सकते हैं और जीत भी जाएंगे क्योंकि कोई है ही नहीं बिना किसी अटैक के कि उनको कोई मारेगा। ठीक है, तो ये सब सोचते हैं वो, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर अपने गद्दी पर बैठे रहते हैं, अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अचानक उन्होंने क्या किया, अंगड़ाई लिया। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं भाई, पेपर पढ़ते हैं उसके बाद अंगड़ाई लेते, तो उन्होंने भी क्या किया, अंगड़ाई लिया। अंगड़ाई लेने के बाद उन्होंने क्या किया, खिड़की खोला, खिड़की ओपन किया और एक क्या जलाई, सिगरेट जलाई। क्या जलाई, सिगरेट जलाई। सिगरेट जलाने के बाद वो आए फिर से गद्दी पर बैठ गए। उसी समय उनको पता चला कि उनका सहयात्री उस डिब्बे में कूद पड़ा। उसी समय उनको पता चला जब उन्होंने सिगरेट जलाई और फिर से दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे सिगरेट जलाने के बाद, तो उन्हें पता चला कि उनका जो सहयात्री है उनके डिब्बे में आ चुका है। अब वो अकेले नहीं है, उनका सहयात्री भी आ चुका है। और वो सहयात्री कौन सा था, वो सहयात्री बड़ा ही उपद्रवी, बड़ा ही विनाशी मच्छर था। कौन था, मच्छर। सुनने में आपको अच्छा लगा होगा कि उनका सहयात्री आया तो मच्छर आया। ठीक है, तो वो मच्छर आया, डायरेक्टली आया, इनके कहाँ पर बैठ गया, कहाँ बैठ गया, गर्दन पर बैठ गया। उसके उन्होंने क्या किया, उसे फ्लिक किया, यानी कि क्या कर दिया, हटाया। सब फ्लिक मतलब होता है हल्का सा प्रहार करना, फ्लिक किया। उन्होंने फ्लिक किया यानी कि हल्का प्रहार किया, वो भाग गया। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद वो क्या किया, वो वहाँ पर भ्रमण किया पूरे डिब्बे में। ऐसा उन्होंने लिखा है कि पूरे डिब्बे में उस मच्छर ने भ्रमण किया, उसकी लेंथ नापी, उसकी ब्रीथ नापी, उसकी हाइट नापी। उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीज़ नापी। उसके बाद फिर से कहाँ आ गया, इनके पास आ गया, एजी गार्डनर के पास। एजी गार्डनर के पास आया, एक बार फिर से कहाँ बैठ गया, नोज पर बैठ गया। मतलब एजी गार्डनर को बार बार वो मच्छर क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। फिर से उन्होंने क्या किया, फ्लिक किया। वो फिर से एक छोटी सी यात्रा करके आया उस डिब्बे की पूरे तरीके से, फिर से इनके पास आ गया और इनके पास कहाँ बैठ गया, हाथ में। अब देखो, एजी गार्डनर उस मच्छर से बहुत परेशान, उस मच्छर से, अपने सहयात्री से बहुत परेशान हो गए। अब क्या किया उन्होंने कहा इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। कौन सी काली टोपी, जो जज धारण करते हैं, जो जज पहनते हैं, कब, जब किसी को दंड सुनाना होता है। तो उन्होंने कहा मैं काली टोपी धारण करता हूँ और मैं इस मच्छर को मृत्युदंड देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि इसके पास ना ही मीट कूपन है, यानी कि खाने के लिए जो अपना, जैसे एजी गार्डनर को काटने आया मच्छर, उसके पास कूपन नहीं है काटने का, मतलब उसके पास अधिकार नहीं है कि मुझको काटे, पहली बात। दूसरा, इसके पास कोई टिकट भी नहीं है, रेल टिकट नहीं कि रेल के डिब्बे में बैठा है, इसके पास टिकट भी नहीं है। दूसरा, ये आवारा वैग्रेंट है, यानी आवारा है। ठीक है, चौथी बात, ये क्या है, पब्लिक न्यूसेंस, यानी पब्लिक को नुकसान क्या देता है, नुकसान देता है, पब्लिक न्यूसेंस है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताया कि इस कारण मैं तुमको सज़ा देता हूँ और तुम्हारी सज़ा है मृत्युदंड। मृत्युदंड देने का फैसला किया उन्होंने। अब क्या हुआ, वो दोबारा आए, इन्होंने क्या किया, उसे बार बार मारने का प्रयास किया, बार बार। लेकिन बार बार वो क्या हुआ, अपनी टैक्टिक्स यानी कि अपनी तरकीबों से बच गया। उस मच्छर को ये मार नहीं पाए। जब मार नहीं पाए तो एक आदमी को महसूस हुआ कि यार हम एक मच्छर को नहीं मार पाए, बताइए मेरी क्या इज्जत रह गई। तो तुरंत इन्होंने अपनी प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कहा कि मैं अपना मृत्युदंड वापस लेता हूँ, मैं अपना मृत्युदंड वापस लेता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं एक उदार व्यक्ति हूँ। कौन सा व्यक्ति हूँ, उदार व्यक्ति हूँ। और मैं अपने जो आपको सेंटेंस टू डेथ दिया, यानी कि मृत्युदंड दिया, उसे मैं वापस लेता हूँ। और उन्होंने वापस लिया और उसके बाद कुछ देर बाद वो फड़फड़ाते हुए एक बार फिर से इनके पास आया और न्यूज़पेपर पर बैठ गया, जिस पर वो जो पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, उस पर बैठ गए। अब एजी गार्डनर बहुत खुश, क्या मन में आया कि बेटा अब तो तुम्हारे पास आ गए हो, अब तुमको हम बहुत अच्छे से इसी में सैंडविच की तरह पिसल सकते हैं, है ना, एकदम पीस सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों, क्योंकि कहा मैंने एक बार आपको जुबान दे दी है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तो मैंने क्षमा कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता। लेकिन अगर मैं चाहता तो तुमको आसानी से फोल्ड करके मार सकता था, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, मेरी एक प्रतिष्ठा है, इस वजह से मैं तुमको नहीं मारता हूँ। और उसके बाद कुछ ही देर बाद इतना सब हो गया तो बाहर से एक आवाज़ आई कुली की कि सर ये लास्ट स्टेशन है, आपका स्टेशन आ चुका है, चलिए उतर जाइए। तो वो क्या करते हैं, पोर्टर आता है, पोर्टर तुरंत ही उतरते हैं गाड़ी से। और जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, इनका फ्लो ट्रेवल जो होता है लैंप के सामने फड़फड़ाते हुए नाचता रहता है। इससे इनको ये पता चलता है कि वो बहुत खुश है इस अकेले डिब्बे में, है ना। चलिए, ये कहानी थी किसकी, फिलो ट्रेवलर एजी गार्डनर का। तो उनके बारे में मैंने बता दिया, एक सारांश बता दिया। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं वर्ड मीनिंग इस चैप्टर की। कैरिज,
कैरिज का मतलब होता है, मैंने बताया था उस दिन भी, इसका मतलब होता है कोच। इसका मतलब क्या होता है? कोच। कोच यानी कि रेल का डिब्बा। क्या बोलते हैं? कोच। कोच यानी रेल का डिब्बा। ठीक है। टॉलरेबली। टॉलरेबली मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है फेयरली। क्या मतलब होता है इसका? फेयरली होता है इसका मतलब। ठीक है। सब अर्बन। सब मतलब होता है उप। अर्बन मतलब जानते हैं, अर्बन एरिया। अर्बन मतलब होता है गांव क्षेत्र, शहर के कुछ आसपास के क्षेत्र होते हैं, उन्हें बोला जाता है सब अर्बन। क्या बोला जाता है? सब अर्बन। शहर के कुछ आसपास क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सब अर्बन। अलाइटेड। अलाइटेड मतलब होता है गार्ड डाउन। क्या बोलते हैं? गार्ड डाउन। गार्ड डाउन ये मेनली उसके लिए यूज किया जाता है जो रेल होती है, रेल से नीचे उतरना। रेल से जब आप उस पर चढ़ते हैं, उससे जब नीचे उतरते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? गार्ड डाउन यानी कि अलाइटेड। सब अर्बन का मतलब क्या होता है? जैसे शहर है, शहर के आसपास कुछ एरिया होते हैं, उसे हम बोलते हैं सब अर्बन। टॉलरेबली मतलब होता है फेयरली। कैरिज मतलब आपको पता है, पिछले चैप्टर में बताया था। चलिए, आउटर रिंग। आउटर मतलब आप जानते हैं, आउटर मतलब होता है बाहरी, और रिंग मतलब होती है सीमा। बाहरी सीमा, इसका मतलब होता है बाहरी सीमा। इसका मतलब क्या होता है? बाहरी सीमा। आउटर। आउटर मतलब नहीं जानते? जैसे आउटर लेयर होती है तो बाहरी परत, वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ? आउटर रिंग यानी बाहरी सीमा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वंस एंड टूज, यानी अगर आपको कहीं यूज करना हो, क्या? एक एक दो दो करके, एक एक दो दो करके, तो क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब होता है एक एक दो दो करके। जैसे वहाँ, इसका मतलब ये था, वहाँ पर जो पैराग्राफ में यूज किया गया है, इसका मतलब ये है कि एक एक दो दो करके यात्री उतरते चले गए। बात समझ में? और प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता है, आप जानते हैं, एग्रीएबल। क्या होता है? एग्रीएबल। किससे बना हुआ है? प्लीज से बना हुआ। किससे बना हुआ है? प्लीज से। तो उसी बना हुआ एग्रीएबल। एग्रीएबल क्या बना हुआ है? एग्रीएबल। सॉरी, ये अग्रीएबल। क्या है? अग्रीएबल। ठीक है। और ये जॉल्टिंग। जॉल्टिंग मतलब होता है गिविंग जर्क। जॉल्टिंग मतलब होता है, जैसे ट्रेन चलती है तो झटका नहीं देती है, इधर इधर ऐसे ऐसे करके, ऐसे। भाई जब आप ट्रेन में बैठे होंगे कभी, आपको ऐसे ऐसे करके झटका लगे होंगे ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे झटकते हैं, नहीं झटकते हैं? तो वही वही जॉल्टिंग मतलब होता है गिविंग जर्क। अनरेस्ट्रेंट। अनरेस्ट्रेंट मतलब ये होता है, अनरेस्ट्रेंट मतलब होता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। किससे बना हुआ है? रिस्ट्रिक्शन से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये रेस्ट्रेंट, क्या बना हुआ है? रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है बिना रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन आप जानते होंगे, किसी चीज़ का प्रतिषेध होना, मतलब कि ये चीज़ नहीं करना, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि प्रतिषेध है, तो उसी लिखा हुआ अनरेस्ट्रेंट। इसका अपोजिट मतलब उस पर कोई बिना प्रतिषेध के, तो इसे हम बोलते हैं अनरेस्ट्रेंट। मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं बिना किसी के मना करने के, मतलब कोई मना नहीं कर सकता आपको, आप कोई भी काम फ्रीली कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली कर सकते हैं, स्वतंत्रता रूप में आप कर सकते हैं कोई भी काम, उसे हम बोलते हैं अनरेस्ट्रेंट। ठीक है। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब आप जानते होंगे, आर्ग्यूमेंट मतलब बहुत लोग समझते हैं झगड़ा करना, वो भी सही है। तर्क करना। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है तर्क। तर्क मतलब रीजनिंग। तर्क मतलब क्या होता है? रीजनिंग। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रीजनिंग। रीजनिंग। ठीक। और यहाँ पे गॉट डाउन, सॉरी यहाँ गॉट डाउन लिख लीजिएगा, इसका बता ही दिया है, सब अर्बन। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा गॉट डाउन। गॉट डाउन। टॉलरेबली का फेयरली बता ही दिया, कैरिज का कोच बता ही दिया। ठीक है। प्लीजेंट का बता दिया, एग्रीएबल होता है। इन वंस एंड टूज का मतलब बता ही दिया, एक एक करके दो दो करके। ठीक है। अच्छा, जॉल्टिंग मतलब ये होता है, इसका मतलब बता ही दिया, एग्रीएबल। यहाँ लिख लेते हैं एग्रीएबल। एग्रीएबल है ना। और इसका मतलब जॉल्टिंग मतलब होता है गिविंग जर्क। क्या होता है? गिविंग जर्क। गिविंग जर्क। गिविंग जर्क, इसका मतलब क्या होता है? गिविंग जर्क यानी झटका देना। ठीक है। अच्छा, अनरेस्ट्रेंट का बता ही दिया है, कोई भी काम आप कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट का बता दिया है, रीजनिंग। अच्छा, ट्रिम्फेंटली। ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है विक्टोरियसली, मतलब ये होता है, इसका बता दिया है, इसको हटा दें, इसको हटा दें, हाँ ये हटा देते। ट्रिम्फेंटली का मतलब ये होता है विक्टोरियसली। इसका मतलब होता है पूरे तरीके से जीतते हुए। किससे? जीतते हुए। ठीक है। और रीजनिंग, इसका आर्ग्यूमेंट मतलब रीजनिंग यानी तर्क। अच्छा, काउंटर स्ट्रोक, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये बता चुका हूँ, आगे हमको मीनिंग समझाना है।
इस वजह से इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आगे की मीनिंग समझानी है हमको इस वजह से। चलिए, ये मैं बता रहा हूँ काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है काउंटर, काउंटर का मतलब होता है विपरीत, मतलब काउंटर स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है हिट करना, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है हिट करना, काउंटर मतलब विपरीत, यानी जैसे मैं किसी को थप्पड़ मारूं वो मुझे क्या करे, काउंटर स्ट्रोक, मतलब उधर से भी हमको थप्पड़ पड़े तो इसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर स्ट्रोक बोलेंगे, ठीक है। लेट, लेट मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, इसका लेट मतलब एक मतलब होता है चलो जाने दो, है ना, लेट्स गो मतलब देते चलिए जाने दीजिए, तो लेट एक वर्ब की तरह काम करता है। लेट, लेट यहाँ पे वर्ब क्या लिखा हुआ, इसका मतलब होता है हिंडरेंस, क्या मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्शन या हिंडरेंस। हिंडरेंस आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, हिंडरेंस का मतलब होता है, हिंडरेंस का मतलब होता है, हिंडरेंस का मतलब होता है बाधा, क्या होता है, बाधा। चलिए, प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग मतलब होता है भड़काना, किसी को भड़का दिया आपने तो उसे हम बोलते हैं भड़काना, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, भड़का देते हैं, तो वो क्या होता है, प्रोवोक करना, क्या कहलाता है, प्रोवोक करना क्या कहलाता है, भड़काना, यानी प्रोवोकिंग। अराउजिंग भी उसका एक सिनोनिम होगा, क्या सिनोनिम होगा, अराउजिंग। इसका एक मीनिंग और होता है जगाना भी होता है, जगाना, इसका मतलब एक और होता है जगाना। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट भैया प्रोटेस्ट नहीं जानते हो, अभी चल रहा था दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरे और इंडिया में चल रहा था प्रोटेस्ट, किसका, CAA यानी CAA का, है ना। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसका जो प्रोटेस्ट चल रहा था, यानी क्या चल रहा था, विरोध चल रहा था। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध, यानी डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल जिसे हम बोलते हैं प्रोटेस्ट। बात में कसियंस, रेल में जो गद्दी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कसियंस बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गद्दियाँ। रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब जानते हैं, रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब समझते हैं, रूल्स, नियम। अच्छा, अकर टू मी, अकर मतलब होता है आना, आना, मेरे दिमाग में आया, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दिमाग में आना, दिमाग में आना, समझ में आई बात। तो इतनी सारी वर्ड मीनिंग मैंने बता दी, अभी कुछ बाकी हैं उनको भी बता देते हैं। चलिए, कुछ बाकी हैं उनको भी लिख लेते हैं, और यहाँ से आपके वर्ड मीनिंग आज खत्म कर देंगे हम लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर की। अब फिलो ट्रेवलर, A.G. गार्डनर जिसको लिखते हैं, इसको हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जरा देख लेते हैं, कुछ बची हुई है। प्रोवोकिंग हो गया था, प्रोटेस्ट हो गया था, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ये एक फ्रेज है, फेस्टिवल, जरा दिख नहीं रहा होगा पक्का आपको, तो जरा हम एक बार इंक डाल लेते हैं, रुकिएगा तब तक। मैंने बता दी, कितनी मीनिंग बता दी, जरा बताइएगा हमको काउंट करके, ठीक है। जब पूरा एकदम से खत्म हो जाए, क्या इंग्लिश जब खत्म हो जाए तो टोटल काउंट करिएगा कितनी मीनिंग्स बता दी मैंने। कम से कम आप देखिएगा, घबराइएगा नहीं, कम से कम 1000 मीनिंग तो आपको सिर्फ प्रोज में मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे 1000 समथिंग आपको प्रोज में मिल जाएंगी, 1000 समथिंग आपको प्रोज में मिल जाएंगी। चलिए, हम लोग देखते हैं अगली मीनिंग जो देखते हैं वो क्या है, देख लेते हैं एक बार, या फिर इतना ही रहने दें। चलिए देख लेते हैं, क्यों ना देख लिया जाए इसी समय। प्रोवोकिंग के बाद प्रोटेस्ट हो गया, फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम, है ना। इसका मतलब क्या होता है अभी बताएंगे। और दूसरी मीनिंग जो है आपकी, अगली मीनिंग है आपकी स्ट्रेस्ड, बहुत बढ़िया। रेगुलेशन हो गया, DORA, डोरा जिसे बोलते हैं, DORA, डोरा जिसे बोलते हैं, DORA, इसको बाद में लिखाएंगे, अभी लिखेंगे। इसका मतलब होता है डिफेंस, द डिफेंस ऑफ द रियलम एक्ट, मतलब राज्य के जो नियम होते हैं, ठीक है, DORA, डोरा। अकर टू मी, अकर टू मी हो गया। स्टेस्ट, स्टेस्ट तो बता चुके हैं एक बार, स्टेस्ट बता चुके हैं ना भैया, स्टेस्ट। चलिए, स्टेस्ट बता चुके हैं, यहाँ पे ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, ई होगा, ठीक है, स्टेस्ट। और पेल, ये रिमेनिसेंसेस ऑफ द डे, ये तो हो ही चुका है। चलिए, विंगी, 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 निपी,
निप्पी और निप्पी के अलावा यहाँ पर बता देते हैं आपको वेगली और यहाँ पे वेगली, क्या दिख नहीं रहा होगा आपको, वेगली, ठीक है। और वेगली के अलावा फ्लिक्ट मैंने बताया ही अभी, फ्लिक्ट और फ्लिक्ट के अलावा इन्वेस्टिगेटेड और फ्लटर्ड। ज़्यादा वर्ड भी नहीं लिखा देंगे तो आपका मन नहीं होगा पढ़ने में, तो इस वजह से हल्का लिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है जी फ्रीडम का आनंद लेना, किसका, स्वतंत्रता का आनंद लेना। फेस्टिवल आप जानते हैं त्यौहार होता है, कहीं आप देखते होंगे त्यौहार, तो त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आप त्यौहार जब मनाते हैं आप तो आनंद से मनाते हैं ना, कहीं दुख तो रहता नहीं। तो वही ये फ्रेज है एक प्रकार की, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है किसका, फ्रीडम का आनंद लेना। चलिए स्टेट का मैंने बता ही दिया है, स्टेट का एक सिनोनिम लिख दीजिएगा, एक्सटेंडेड। क्या, एक्सटेंडेड क्या होता है, एक्सटेंडेड। वेगली मतलब, अच्छा यहाँ पे पहले विंगी मतलब होता है, विंग्स मतलब जानते हैं, विंग्स नहीं सुना है, अरे विंग्स मतलब होता है पंख, नहीं सुने क्या है, पंख जानते हो ना, तो वही विंगी मतलब होता है पंखों वाला। निपी मतलब होता है जिसके डंक होता है शार्प, जिसका शार्प डंक हो, यानी बहुत नुकीला डंक हो, उसे हम बोलते हैं निपी, है ना, शार्प डंक वाला यानी। और फिर वेगली मतलब होता है अस्पष्ट। वेग जो होता है ये वाला वेग नहीं, वेगली मतलब होता है अस्पष्ट। इसको आप सिनोनिम लिख सकते हैं, अनक्लियर, अनसर्टेन, और क्या लिख सकते हैं, अनक्लियर लिख सकते हैं, अनसर्टेन लिख सकते हैं, और नॉट क्लियर भी लिख सकते हैं, सही। और क्या लिख सकते हैं, और कई भी चीज़ें हैं। फ्लिक्ट मतलब होता है आप हल्का प्रहार करना, अभी मैंने बताया था हल्का प्रहार करना। इन्वेस्टिगेटेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सभी जानते होंगे। इन्वेस्टिगेटेड मतलब होता है किसी चीज़ की क्या करना, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेटेड कहलाता है। छानबीन करना क्या कहलाता है, इन्वेस्टिगेटेड कहलाता है। इसमें आप लिख सकते हैं क्या, एग्जामिन करना कहलाता है, एग्जामिन क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी कैसी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अच्छा, और इंस्पेक्टेड, इसका दूसरा सिनोनिम होगा इंस्पेक्टेड। क्या होगा, इंस्पेक्टेड, है ना, इंस्पेक्टेड करना, ठीक है। फ्लटर्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना। जो पंखों वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं ना अपने पंखों को, तो फ्लटर्ड मतलब होता है फड़फड़ाना। बात समझ में आई, मैंने बताया फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, अपने आनंद को स्वतंत्र रूप से, अपने स्वतंत्रता को आनंद रूप से क्या करना, एंजॉय करना, ठीक है। और स्टेट का मतलब आप जानते हैं, एक्सटेंड यानी फैलाव। स्टेट मैंने बताया था कि नहीं बताया था, फैलाव। विंगी मतलब होता है पंखों वाला। निपी मतलब होता है जो शार्प हो, जिसके डंक बहुत शार्प हो, उसे हम बोलते हैं निपी। और वेगली मतलब होता है अस्पष्ट, कैसा, अस्पष्ट, अनक्लियर, अनसर्टेन, ठीक है। फ्लिक्ट मतलब होता है हल्का सा प्रहार करना, क्या करना, हल्का सा प्रहार करना। इन्वेस्टिगेटेड मतलब होता है एग्जामिन करना, क्या करना, एग्जामिन करना, ठीक है। और उसके बाद फ्लटर्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो ये वर्ड मीनिंग कुछ थी आप फिलो ट्रेवलर की, अभी कुछ बाकी हैं, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन आंसर पर पहुँचे। क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पर, जिसे हम लोग बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन जो बोर्ड में पूछा जाता है उसे हम बोर्ड के भाषा में बोलते हैं वोकैबुलरी पार्ट, जो 4 नंबर का आता है। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई मुझसे पूछिएगा कमेंट करके, या फिर व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, उस पर पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आप मुझसे कांटेक्ट करें और बोलें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो ज़रूर दे सकते हैं, मेरा नंबर इस पर लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन में,
डिस्क्रिप्शन होता है ना यूट्यूब में, आप जानते होंगे डिस्क्रिप्शन, तो उस पर लिखा होता है, ठीक है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ऐसा आशा करते हैं। चलिए फिर अगला वीडियो हम लोग कल बनाएंगे। अब क्या करेंगे, डेली का डेली हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे। क्लास 12 की इंग्लिश को हम लोग 1 महीने के अंदर ये जो लिटरेचर वाला पार्ट है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। अगस्त में पूरी तरीके से आपका लिटरेचर वाला पार्ट जो होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। लिटरेचर में क्या क्या आता है, प्रोज आता है, पोइट्री आती है और शॉर्ट स्टोरीज आता है और मर्चेंट ऑफ वेनिस आता है। ये चीज़ें हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे और इसी में आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो 1 महीना के अंतर्गत 1 महीना में आपकी पूरी इंग्लिश तैयार और 90 से 95 नंबर। आपने अगर मेरी इंग्लिश पढ़ ली तो कम से कम 90 से 95 नंबर अच्छे से आएंगे। अगर राइटिंग अच्छी है और वहाँ लिख कर आते हैं, यहाँ याद करते हैं और वहाँ लिख कर आते हैं, तो 90-95 नंबर कहीं गए ही नहीं। 100% मैं बता रहा हूँ कि 90-95 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, दावे के साथ कहता हूँ। जिस दिन ये रोज़ ख़त्म होगा उस दिन मैं बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके पेपर्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और सॉल्व कराऊँगा, और आप देखिएगा कि आप कितना कर सकते हैं, उसमें कितना मैंने पढ़ाया और कितने अच्छे से पढ़ाया है। जिस दिन प्रोज पूरा ख़त्म होगा और मैं उस दिन आपके सामने बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर होंगे जिनको लेकर आऊँगा और आपके सामने एक टेस्ट रखूँगा, और करिएगा, आप देखिएगा कितना इम्प्रूवमेंट होगा आप में। तो ज़रूर ये प्रोज ख़त्म होगा अगले कुछ दिनों में। हर एक दिन हम लोग 1 दिन का मान लेते हैं, 3 दिन 4 दिन मान लेते हैं एक चैप्टर का, तो यहाँ पर 4 चैप्टर मान लेते हैं, 4 चौक 16 दिन ये लगेंगे। उसके बाद लिटरेचर में क्या बचा, पोइट्री में कुछ है ही नहीं, 1 दिन में 1 चैप्टर ख़त्म होगा, तो 7 चैप्टर 7 दिन वो लग जाएगा, 22 दिन हो गए, 15 7 22। और उसके बाद 15 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे जो 4 नंबर का आता है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज में क्या है, शॉर्ट स्टोरीज में हम बता देंगे ऐसे कहानी, आपको क्वेश्चन आंसर जो हमको लगेंगे उसमें बता देंगे, और मर्चेंट ऑफ वेनिस भी यही करेंगे, तो ख़त्म हो जाएगा आपका 1 महीना के अंतर्गत। टेंशन नॉट, 1 महीने के अंतर्गत हम लोग क्या ख़त्म कर लेंगे, पूरे तरीके से प्रोज को ख़त्म कर लेंगे। जैसे ही प्रोज ख़त्म होगा हम लोग अगले ही महीने 2 महीने के अंतर्गत हम लोग पूरे तरीके से इंग्लिश को ख़त्म कर लेंगे, और जब तीसरा महीना आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। अनसॉल्व सॉल्व करेंगे और अनसॉल्व में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे। ये बात गारंटी होगी मेरी, और विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आपके 100% नंबर आएंगे। 100% का मतलब 100 नहीं आएंगे, लेकिन 90-95 से कम नहीं आएंगे, ये गारंटी है मेरी, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो। अच्छा, कुछ बच्चों या कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर आप 12th की बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, तो 12th की बायोलॉजी पढ़ाया तो है बच्चा, जो 10th में हार्ट वाला चैप्टर पढ़ाया वो 12th में भी है, और उससे आगे का भी मैंने पढ़ाया है। 12th में जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड भी आता है, हार्ट भी आता है, लिम्फ भी आता है, ब्लड वेसल्स भी आती हैं जो मैंने पढ़ाया है, WBC, RBCs एंड प्लेटलेट्स भी आती हैं, उन पर डिजीज भी आती हैं, तो जितना भी है तो मैंने पढ़ाया तो है। आज एक चैप्टर बनाएंगे उस पर, इसी पे प्लाज्मा ख़त्म हुआ था, उसके बाद हम लोग RBC पे चर्चा करेंगे आज। चलिए, खैर वो आपकी बात नहीं है, चलिए इतनी ही चर्चा करते हैं। बाय, गुड बाय, जय हिंद।